अध्याय 27 परीक्षा प्रारंभ। लिन मिंग ने राहत की सांस धीरे धीरे छोड़ी। वह पहले ही शारीरिक परिवर्तन के पहले चरण के शिखर पर पहुंच चुका था और दूसरे चरण तक पहुंचने से केवल एक छोटा कदम दूर था। गोल्डन डियर पिल के बिना भी उसे दूसरे चरण तक पहुंचने में कुछ ही दिन लगे होंगे। शारीरिक परिवर्तन का पहला चरण शक्ति प्रशिक्षण था, जहां सच्चा सार मुख्य रूप से मांसपेशियों में केंद्रित था, और शारीरिक परिवर्तन के दूसरे चरण के आगमन के साथ यह पूरे शरीर में फैलने लगा। न केवल व्यक्ति का बल बढ़ेगा, बल्कि शरीर की दृढ़ता भी कई गुना बढ़ जाएगी। हालांकि कोई अजेय नहीं बनेगा, लेकिन यह कहना मुश्किल नहीं होगा कि जो तलवार आपको पहले आसानी से छेद देती थी, वह आपको केवल हल्की चोट ही देगी। युद्ध की प्रभावशीलता भी थोड़े अंतर से बढ़ जाएगी। हालांकि झु यान आधे साल पहले ही शारीरिक परिवर्तन के तीसरे चरण के चरम पर था। वह केवल शारीरिक परिवर्तन के दूसरे चरण तक ही पहुंचा था, और भले ही यह झु यान की तुलना में शक्तिशाली प्राइमल कैओस फॉर्मूला की शक्ति के साथ था, लेकिन उनके बीच बहुत बड़ी असमानता थी, और यह उस आधे साल की छूट थी जो झु यान प्रशिक्षण ले रही थी। वह चौथी श्रेणी का प्रतिभावान था, इसलिए उसकी अभ्यास गति भी उतनी ही तेज थी। हालांकि वह अभी तक सोया नहीं था। लिन मिंग अभी अभी सोया था और तरोताजा महसूस कर रहा था और बिल्कुल भी थका हुआ या उनींदा नहीं था। वह तुरंत बाहर भागा और झोऊ पर्वत की ओर चला गया। ग्रेट क्लैरिटी पवेलियन उस ग्लेड से कुछ मील की दूरी पर था जहां लिन मिंग आमतौर पर अभ्यास करते थे। वहां खतरनाक गति से दौड़ते हुए भी दूरी पार करने के लिए अगरबत्ती की 2 छड़ियां जलाने में समय लग जाता। लेकिन अब जब वह शारीरिक परिवर्तन के दूसरे चरण में पहुंच गया था, तो इसमें लगने वाला समय आधे से भी कम था। लिन मिंग इस पल में असाधारण रूप से खुश थे। अपने सामान्य स्थान पर पहुंचने के बाद लिन मिंग ने अपना थैला जमीन पर फेंक दिया। उसमें दवाइयों का सामान और पट्टियां भी थीं। दवा कोई सस्ती चीज नहीं थी, वे सभी दुर्लभ और बहुमूल्य औषधियां थीं। यहां तक कि पट्टियों को भी काली हड्डी वाली घास के रस में डुबोया गया था, जिससे अतिरिक्त उपचार प्रभाव पड़ा। इस तरह की विलासितापूर्ण दवा से उन्हें अंदरूनी चोटों की चिंता नहीं रहती थी। लिन मिंग पूरे मन से अभ्यास का आनंद लेने में सक्षम था। लिन मिंग ने सच्चे सार को अवशोषित करने की दर को बढ़ाने के लिए आत्मा एकत्रित करने वाली गोली खा ली। लिन मिंग ने ट्रू प्राइमल कैओस फॉर्मूला और कैओटिक वर्चुअस कॉम्बैट मेरिडियंस दोनों का अभ्यास करना शुरू किया। स्काईस्पेल महाद्वीप में मार्शल आर्ट का अभ्यास करने वालों में 1000 जिन्स की ताकत होना एक छोटी उपलब्धि मानी जाती थी। फिर मार्शल आर्टिस्ट मांसपेशियों में बदलाव, हड्डी फोजिंग और पल्स कंडेंसेशन से गुजरेगा। शारीरिक परिवर्तन पूरा होने तक एक मार्शल कलाकार की ताकत 8000 जिन तक हो सकती थी, जिसमें एक छोटा सा प्रतिशत जो दिव्य स्वर्गीय शक्ति के साथ पैदा हुआ था, उसकी ताकत 10,000 जिन तक हो सकती थी। यह ताकत की सीमा थी। भले ही कोई हॉटियन मास्टर हो, उसकी ताकत नहीं बढ़ेगी। वे केवल अपना वास्तविक सार ही बढ़ा सकते थे। फिर जियांटियन तक पहुंचने के बाद उपरोक्त स्तरों सहित वे सच्चे सार को समझेंगे और आत्मा की खेती करेंगे। इसे मार्शल आर्ट का सही मार्ग माना गया। लेकिन कैओटिक वर्चुअस कॉम्बैट मेरिडियंस में दर्ज 1000 जिन्स की ताकत होना केवल एक शुरुआत थी। जिन लोगों ने अभी अभी प्रवेश किया है, उन्हें 10,000 जिन तक पहुंचना चाहिए, और जिनके पास थोड़ी सी उपलब्धि है, उन्हें 100,000 जिन शक्ति तक पहुंचना चाहिए। जहां तक उच्चतम कृषकों की ताकत का सवाल है, अनुमान लगाने का कोई तरीका नहीं था। यदि उन्होंने 9 स्टॉर्स पैलेस के बाद छिपे हुए आकाशीय स्तंभों के 8 द्वार खोले, तो शरीर स्वर्ग और पृथ्वी से शक्ति उधार ले सकता था। उनके पैर पहाड़ों को तोड़ देंगे, उनकी मुठ्ठियां आकाश को तोड़ डालेंगी। उस प्रकार की ताकत को 100,000 जिन की ताकत के साथ भी वर्णित नहीं किया जा सकता था। यह केवल कम से कम 10 लाख जिन या उससे अधिक हो सकती थी। जब लिन मिंग ने इसे यादों में देखा,
तो उन्हें शायद ही इस पर विश्वास हुआ। यदि यह सामान्य से 2 या 3 गुना अधिक मजबूत होता तो शायद वह ऐसा कर सकता था। आखिरकार ये देवताओं के दायरे से अनगिनत सहस्राब्दियों की विरासत थी। लेकिन कई हजार गुना का यह अंतर बहुत अविश्वसनीय था। वह अपनी यादों में याद करने में सक्षम था कि संप्रदायों में संरक्षक जो प्रवेश द्वार की सफाई करते थे और छोटे बच्चे जो अनियंत्रित हो जाते थे, उनके पास कई दसियों हजार जिन ताकतों की ताकत होती थी। जहां तक सच्चे शिष्यों की बात है, उनकी शक्ति 100,000 जिन से अधिक होगी। यादें इतनी विस्तृत थीं कि लिन मिंग को उन पर विश्वास करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अगर मार्शल किन जियाओ की तुलना की जाए तो भी उनकी तुलना एक साधारण फ्लो स्वीपर से भी नहीं की जा सकेगी। हालांकि इस प्रकार की ताकत लिन मिंग के लिए बहुत दूर थी, क्योंकि अगर यह कहा गया था कि टैंपेंग मैरो से पल्स कंडेंसेशन तक का कदम कठिन था, तो टैंपेंग मैरो से छिपे हुए आकाशीय तनों के 8 द्वारों और 9 स्टॉर्स पैलेस को खोलने तक का कदम कठिन था। और भी ज्यादा। लिन मिंग की तो बात ही छोड़िए, अपनी यादों से उन्हें पता था कि इन संप्रदायों के कई शिष्य थे जो इस स्तर पर फंस गए थे। स्काई फॉर्चून किंगडम की तुलना में इसे हॉटियन से जियांटियन तक चढ़ने से अधिक कठिन कहा जा सकता है। लिन मिंग ने यह सब सोचा और एक गहरी सांस ली। संभवतः इन पर विचार करना जल्दबाजी होगी। अब उसे जो करना था वह अराजक गुणों का मुकाबला मेरिडियन की बुनियादी क्षमताओं का अभ्यास करना था, और कम से कम रेशम की तरह बहने के शक्ति प्रशिक्षण चरण को प्राप्त करना था। रेशम की तरह बहना, जहां कोई एक पेड़ पर मुक्का मार सकता है और छाल को अछूता छोड़ सकता है, जबकि अंदर से लुगदी में बदल सकता है। हालांकि यहां बुजुर्ग की यादें थोड़ी धुंधली थीं। लिन मिंग अभी तक इस स्तर तक नहीं पहुंचे थे और केवल इसके पीछे के रहस्यों को समझने का प्रयास कर सकते थे। स्काई फॉर्चून सिटी के दक्षिण पूर्व में सशस्त्र गार्डों का एक दस्ता अलर्ट पर खड़ा था। बेहतरीन रेशमी कपड़े पहने और कमर में एक बढ़िया लंबी तलवार लटकाए एक युवक गलियारे में खड़ा था और चारों ओर देख रहा था जैसे वह किसी का इंतजार कर रहा हो। जैसे ही समय बीत गया, मेल कवच और हेलमेट पहने एक अन्य युवक दालान के अंत से नीचे चला गया। उसकी उम्र 20 वर्ष से कुछ अधिक लग रही थी। हालांकि उनका कद राजसी नहीं था, फिर भी उनके कदम शांत थे और उनकी सांसें शिथिल थीं। वह एक मास्टर प्रतीत हुआ। रेशम की पोशाक पहने युवा ने इस आदमी को देखा और खुशी से मुस्कुराया। उन्होंने तुरंत उनका स्वागत किया। बड़े भाई, आप लौट आए। पिता अवश्य प्रसन्न होंगे। वह पिछले 3 वर्षों में सीमा पर आपकी सफलताओं से बहुत संतुष्ट थे। रेशमी वस्त्र पहने युवा मुस्कुरा रहे थे। वह व्यक्ति था जिसने लिन मिंग के हाथों 1000 टन सोना खो दिया था और उसका नाम उल्टा पड़ा गया था, वांग यीगाओ। वांग यीगाओ दयनीय था। हालांकि उन्होंने इस खबर को दबाने और इसे फैलने से रोकने की कोशिश की थी, फिर भी उनके पिता को पता चल गया था। इसी बात को लेकर जनरल वांग गुस्से में थे। वह इस बात से नाराज नहीं थे कि वांग यीगाओ ने जुए में दांव लगाया था, बल्कि इस बात से नाराज थे कि वह हार गए हैं। न केवल वह हार गया, बल्कि वह शारीरिक परिवर्तन के पहले चरण में एक लड़के से हार गया था और उसका नाम उल्टा बुलाया गया था। वह परिवार के नाम के लिए बहुत बड़ा कलंक था। वांग जुजू ने एक आदेश जारी किया था कि उसे 2 महीने के लिए कैद में रखा जाएगा, और वह अभी अभी बाहर निकला था। 2 महीने का कारावास वांग यीगाओ के जीवन पर बहुत कठिन रहा था। वह मांस नहीं खा सकता था, वह वेश्यालय में नहीं जा सकता था, वह दूसरों को आतंकित करने के लिए अपने छोटे सेवकों का नेतृत्व नहीं कर सकता था, और उसे सैन्य क्लासिक्स पढ़ना पड़ता था और दैनिक स्कूल का काम पूरा करना पड़ता था। वांग यीगाओ को इन चीजों से बेहद नफरत थी और यह सब लिन मिंग के कारण था। वह इस व्यथा को पचा नहीं पा रहा था। लेकिन वांग यीगाओ को लिन मिंग से निपटने का कोई तरीका नहीं पता था। उसके पास सेना की कोई वास्तविक शक्ति नहीं थी, न ही वह स्वयं लिन मिंग को हरा सकता था। जहां तक उन बदमाशों की बात है जो उसके दोस्त थे, उनमें से एक भी लिन मिंग के मुकाबले का नहीं था। इसके अलावा उनके पिता ने उनका पस काट दिया था।
इसलिए उनके पास किसी को काम पर रखने का साधन नहीं था। सीधे शब्दों में कहें तो वह लिन मिंग के साथ कुछ नहीं कर सकता था। आज तक यही है। उसका बड़ा भाई वापस आया और वांग यीगाओ लगभग रो पड़ा। उसे लगा कि आखिरकार उसका अवसर आ गया है। इसलिए उसने अपने भाई के आने का काफी देर तक इंतजार किया ताकि वह शिकायत कर सके। वांग यिमिंग ने दयनीय वांग यीगाओ को देखा। दोनों मुख्य परिवार के बेटे थे और उनके पिता और माता एक ही थे। स्वाभाविक रूप से वह अपने छोटे भाई को समझता था। उन्होंने कहा, आपने उस शर्त के बारे में चर्चा करने के लिए मेरी प्रतीक्षा की जो आप हार गए थे। जनरल वांग ने इस बारे में वांग यीगाओ को चेतावनी दी थी और दंडित किया था। इसलिए स्वाभाविक रूप से वह इसके बारे में बहुत स्पष्ट थे। वांग यीगाओ ने ऊपर देखा। बड़ा भाई छोटी छोटी बातों को समझने वाला है। सचमुच बहुत भयंकर। अब आप जानते हैं, वह लड़का बहुत घमंडी है। पहले उसने मेरे नौकर को मारा और फिर शर्त में धोखा दे दिया। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने हमारे सैन्य परिवार का भी अपमान किया। वांग यिमिंग ने सुना और जानता था कि उसका छोटा भाई बेशर्म था और तर्कहीन स्पष्टीकरण गढ़ रहा था। उन्होंने अधीरता से कहा, बकवास बंद करो। क्या आपको लगता है कि मैं नहीं जानता कि आप क्या चाहते हैं? तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा बदला लूं। बड़े भाई सचमुच एक अद्वितीय नायक है। उस आदमी की देखभाल करना बिल्कुल छोटी उंगली उठाने जैसा है। वांग यिमिंग ने कहा, मैं एक सम्मानित सैन्य कमांडर हूं और आप चाहते हैं कि मैं शारीरिक परिवर्तन के पहले चरण में किसी बच्चे से छुटकारा पाने में आपकी मदद करूं। क्या यह कोई मजाक है जिस पर मुझे हंसना चाहिए? वांग यीगाओ थोड़ा मुस्कुराया। हाँ, यह थोड़ा ज्यादा है। मुर्गे को मारने के लिए बैल वाले चाकू का उपयोग नहीं करना चाहिए। बड़े भाई, क्या आपके पास 4 मजबूत हथियारबंद गार्ड नहीं है? उन्हें जाने देना भी वैसा ही है। मेरे पिता स्काई फॉर्चून सिटी के सशस्त्र बलों के कप्तान हैं। सिंहासन जाने वाला है। अब संवेदनशील समय है। आप चाहते हैं कि मैं राष्ट्रीय राजधानी में गिरफ्तारी के लिए सशस्त्र बलों के गार्डों का उपयोग करूं? क्या आप वास्तव में इस प्रकार का बेतुका मामला करना चाहते हैं? आपको क्या लगता है परिणाम क्या होंगे? मुझे लगता है कि आपका 2 महीने का कारावास पर्याप्त नहीं था। वांग यिमिंग ने ये शब्द चिल्लाए और वांग यीगाओ पर अधिक ध्यान नहीं दिया। एड़ी घुमाकर वह चला गया। वांग यीगाओ को अपना आक्रोश व्यक्त करने के लिए वहीं खड़ा छोड़ दिया गया था। उसमें ऐसा नहीं था कि उसका अपना भाई भी उसे इतनी जोर से डांटता। उसने तब तक अपनी मुट्ठी और दांत भींच रखे थे जब तक वह कांपने नहीं लगा। फकर, स्काई फॉर्चून सिटी में मुझे ऐसा अन्याय कभी नहीं सहना पड़ा। लिन मिंग, अगर मैं तुम्हें अपंग नहीं करता तो मेरा अंतिम नाम वांग नहीं है। सूर्योदय, सूर्यास्त, 50 बादल वाले दिन चुपचाप बीत गए। झो पर्वत में एक युवा लड़का एक ग्लेड में शैडो बॉक्सिंग कर रहा था। पहाड़ी हवा गरज रही थी, लेकिन युवा लड़कों की मुट्ठियों से आ रही आवाजों ने पहाड़ों को ढक दिया। टकराना। जैसे ही युवक ने सामने लकड़ी के खंभे पर मुक्का मारा, हवा में पेंग बज उठी। हालांकि लकड़ी के खंभे को अधिक टिकाऊ बनाने के लिए उसमें विशेष औषधियां डाली गई थीं, फिर भी वह एक ही मुट्ठी में आधा टूट गया। जैसे ही घूंसा खत्म हुआ, धूल गिरने का भी इंतजार नहीं करते हुए उसने अपने पैर को नीचे की ओर मारा और लकड़ी के खंभे को आधा कर दिया। हालांकि मैं अभी भी फ्लो लाइक सिल्क का पता लगाने में सक्षम नहीं हूं, फिर भी मैं ट्रू प्राइमल कैओस फॉर्मूला के पहले चरण के साथ कुछ छोटी सफलता तक पहुंच गया हूं और मेरे शारीरिक परिवर्तन का दूसरा चरण बहुत अच्छी तरह से समेकित हो गया है। मेरी ताकत कम से कम 2600 जिन्स होनी चाहिए। ये युवक लिन मिंग था। इन 50 दिनों में लिन मिंग लगातार पहाड़ों में प्रशिक्षण ले रहे थे। उसके पास असीमित बहुमूल्य औषधियां थीं और उसने 20 सोल गैदरिंग पैलेट्स ले ली थीं। सोने की इस भारी खपत के कारण लिन मिंग ने उनके भुगतान के लिए एक शिलालेख प्रतीक भी बेच दिया था। हालांकि इतनी सारी दवाओं के बाद भी
लिन मिंग अभी भी शारीरिक परिवर्तन के तीसरे चरण, विसरा प्रशिक्षण तक पहुंचने में सक्षम नहीं हो पाया था। कैओटिक वर्चुअस कॉम्बैट मेरिडियंस एक ठोस नींव बनाने पर केंद्रित है। यह कोई ऐसी चीज नहीं थी जहां कोई जल्दबाजी में आगे बढ़ गया हो। 50 दिन हो गए। कल 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस प्रवेश परीक्षा होगी। मुझे पास होने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लिन मिंग ने एक बड़ी चट्टान से अपने कपड़े उठाते हुए कहा। उसने नदी में स्नान भी किया। चमकते सूरज के नीचे लिन मिंग की मांसपेशियां सम्मित रूप से ठोस थीं। प्रकाश ने उसकी त्वचा को चमक से दमक दिया और वह सौंदर्यात्मक शक्ति से भर गई। वह अपनी शक्ति के चरम पर एक कोमल चीते की तरह था। इसे पीछे से देखने पर यह विश्वास करना कठिन था कि यह एक 15 वर्षीय युवा लड़के की काया और आत्मा थी। खुद को धोने के बाद लिन मिंग ने अपने कपड़े पहने और पहाड़ छोड़ दिया। वह खरगोश के पीछे बाज की तरह तेजी से आगे बढ़ा। उसकी गति प्रकाश की चमक की तरह थी और कुछ ही सांसों में वह असीम जंगल में गायब हो गया। अध्याय 28 षड्यंत्र। हर साल पतझड़ की शुरुआत और वसंत की शुरुआत में 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस संभावित रंगरूटों की परीक्षा लेता था। यह स्काई फॉर्चून किंगडम के उन युवाओं का भी सबसे महत्वपूर्ण दिन था जिन्होंने मार्शल आर्ट में खेती की थी। उनके लिए 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस अंतिम लक्ष्य था। यदि वे उस तक पहुंच गए तो वे एक ड्रैगन बन सकते हैं जो एक ही सीमा में आकाश को छू सकता है। 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस में प्रवेश करके संसाधन महत्वपूर्ण थे, लेकिन यह विरासत और विरासत कौशल मैनुअल थे जिन पर हर किसी का जुनून सवार था। विरासत में मिली कौशल नियमावली कई वर्षों में जमा हुई थी और उनमें उन अनुभवों की पराकाष्ठा थी जो सभी पूर्ववर्ती मार्शल आर्ट वरिष्ठों ने सीखे थे। इन अनुभवों के बिना यदि कोई स्वयं मार्शल आर्ट सीखने का प्रयास करता है तो यह वास्तव में सड़कों पर बकवास करने वाला एक मूर्ख होगा। लेकिन उपलब्ध कौशल मैनुअल हमेशा बहुत लोकप्रिय और भरोसेमंद थे, लेकिन वास्तविक उच्चतम गुणवत्ता वाले वास्तविक सामान केवल संप्रदायों में ही पाए और विरासत में प्राप्त किए जा सकते थे। विरासत की इस पद्धति को संप्रदायों द्वारा सख्ती से नियंत्रित किया गया था। यदि उन्हें इस बात का जरा भी संकेत मिले कि किसी शिष्य ने उनके कौशल नियमावली के रहस्यों को उजागर किया है, तो एक हल्की सजा होगी उनकी साधना का विनाश। भारी सजा के परिणामस्वरूप तत्काल फांसी होगी। कौशल नियमावली विरासत में पाना बहुत कठिन था। उन्हें लिपिबद्ध करना और नकल करना अकल्पनीय रूप से कठिन था। मार्शल आर्ट का मार्ग गहन और गूढ़ है। सार का प्रवाह और उसके बाद आने वाली भावनाएं, साधना का मार्ग। ये सच्चे सार संग्रह कौशल शब्दों के साथ वर्णित करने में असमर्थ थे। इसलिए वास्तविक दुर्लभ कौशल मैनुअल किताबों में दर्ज नहीं किए गए थे और कागज पर लिखे जाने में असमर्थ थे। कौशल मैनुअल आमतौर पर Z पर्चियों पर दर्ज किए जाते थे। प्रत्येक छोटी Z पर्ची में रहस्यमय और रहस्यमय जानकारी का खजाना होता था। यहां तक कि एक मैनुअल में केवल एक सामान्य विचार हो सकता है कि अंदर क्या समझाया जा सकता है। यदि कोई रहस्यों को Z स्लिप पर उकेरना चाहता है तो उसे कौशल मैनुअल की पूरी समझ होनी चाहिए। तब भी इसे हासिल करना वास्तव में कठिन था और इसके अलावा इसमें बहुत अधिक समय और ऊर्जा खर्च करनी पड़ती थी। कौशल नियमावली भी सभी की समझ में नहीं आ सकी। भले ही वे Z स्लिप प्राप्त कर लें, फिर भी वे रहस्यों को समझने में सक्षम नहीं हो सकते। यह बिल्कुल उस बैंक की तरह था जिसने सुनहरे नोट जारी किए थे। हालांकि यह पैसा था, जो लोग इसे नहीं समझते थे वे इसे केवल ऊतक के रूप में उपयोग कर सकते थे। इसलिए जिन Z पर्चियों में ये प्राचीन मैनुअल थे, वे बहुत कम थे और बाजार में कीमत चाहे जो भी हो, उन्हें प्राप्त नहीं किया जा सकता था। यही कारण था कि 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस युवा मार्शल कलाकारों को प्रवेश की इच्छा से पागल करने में सक्षम था। हालांकि ये चयन स्थितियां कठोर थीं और हर साल अनिवार्य रूप से बड़ी संख्या में महत्वाकांक्षी मार्शल कलाकार चुने जाने में असफल रहे। लिन मिंग के पास स्वयं उच्चतम गुणवत्ता वाला शारीरिक परिवर्तन कौशल मैनुअल था। अराजक गुण मुकाबला मेरिडियन
इसलिए उन्हें स्वाभाविक रूप से 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस विरासत या विरासत में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसके प्रवेश करने की इच्छा का कारण लैन यूनियू नहीं था। मार्शल आर्ट के शिखर पर पहुंचने के लिए अपना जीवन समर्पित करने का निर्णय लेने के बाद लैन यूनियू का मामला अब उनके दिल में अशांति पैदा नहीं कर सका। लिन मिंग 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस में प्रवेश करना चाहते थे क्योंकि उन्हें अभ्यास संसाधनों की आवश्यकता थी। संसाधन दवाएं या जड़ी बूटियां नहीं थे, बल्कि विशेष क्षेत्र थे जहां कोई व्यायाम कर सकता था। ये क्षेत्र विशेष क्षेत्र या तो सरणी व्यवस्था के माध्यम से बनाए गए थे या विशेष पर्यावरण क्षेत्र थे जो जियांटियन चिकित्सकों द्वारा बनाए गए थे। वे मनुष्यों को दोगुने परिणाम और आधे प्रयास के साथ खेती करने की अनुमति देने में सक्षम थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण थे मार्शल कौशल। एक मार्शल कलाकार के लिए मार्शल कौशल महत्वपूर्ण थे क्योंकि वे सीधे उनकी युद्ध शक्ति के स्तर से जुड़े थे। लिन मिंग कुछ मार्शल कौशल भी जानते थे जो उन्होंने बुजुर्ग की स्मृति से सीखे थे। उन स्मृतियों में 3-4 मार्शल कौशल थे जो उसने देखे थे, लेकिन वे अधूरे थे। सच्चाई ये थी कि भले ही वे मार्शल कौशल अधूरे थे, वे वास्तव में देवताओं के दायरे में भी शीर्ष स्तरीय मार्शल कौशल थे। कहने की जरूरत नहीं है कि वे अधूरे संस्करण भी स्काई फॉर्चून किंगडम से कहीं बेहतर थे। लेकिन यह अफसोस की बात थी कि लिंग मिंग जो 3-4 मार्शल कौशल जानते थे, उनका शुरू से ही अभ्यास करना असंभव था। उनका अभ्यास शुरू करने का साहस करने के लिए भी उसे कम से कम जियांटियन चरण में होना होगा। उन यादों में सबसे कमजोर मार्शल कौशल एक ही झटके में पहाड़ों को नष्ट करने में सक्षम थे। लोगों को मारना तो दूर, पूरे स्काई फॉर्चून राजधानी शहर को नष्ट करना शायद आसान होगा। इस प्रकार का मार्शल कौशल लिन मिंग के लिए लगभग एक विदेशी भाषा थी। इसलिए लिन मिंग को यह प्रवेश परीक्षा देनी थी और 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस में प्रवेश करना था। उन्हें एक अच्छा परिणाम भी प्राप्त करना था क्योंकि हर साल शीर्ष परिणाम वाले उम्मीदवारों को हमेशा बड़े पैमाने पर पुरस्कृत किया जाता था। शायद यह बहुमूल्य औषधियां या दुर्लभ खजाना था। ये औषधियां अक्सर संप्रदाय 7 गहन घाटियों के भीतर से उत्पादित की जाती थीं। स्काई फॉर्चून सिटी में इन्हें सबसे अमीर आदमी भी नहीं खरीद सकता। यहां तक कि कुलीन परिवारों के कनिष्ठ लोग भी इन प्रतिष्ठित पुरस्कारों को देखकर ईर्ष्या से लार टपकाते थे। लिन मिंग को भी प्रलोभन दिया गया। पहले उसकी ताकत कम थी इसलिए उसकी उम्मीदें कम थीं, लेकिन वर्तमान में स्थिति बदल गई है इसलिए उसकी आकांक्षाएं बहुत ज्यादा है। शरद ऋतु के पहले दिन 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस के चौराहे पर पहले से ही लोगों की भीड़ जमा थी। क्योंकि बहुत सारे उम्मीदवार आवेदन करने आते थे, परीक्षा हमेशा सूर्योदय के समय शुरू होती थी और पूरे दिन चलती थी। लिन मिंग और लिन जियाओडोंग ने अभी तक चौक में प्रवेश नहीं किया था, लेकिन बाहर मुख्य सड़क पर थे। हालांकि यहां अपेक्षाकृत कम लोग थे, फिर भी लिन मिंग के कान चर्चा की आवाज से गूंज रहे थे। वे कहते हैं कि इस बार कई शीर्ष स्तरीय प्रतिभाएं आई हैं, जिनमें नंबर 1 प्रतिभा वांग यानफेंग भी शामिल है। 15 साल का ग्रेड 4 की प्रतिभा और उसकी साधना पहले ही शारीरिक परिवर्तन के तीसरे चरण में कदम रख चुकी है। सचमुच एक दुर्जेय व्यक्ति। क्या यह अजीब नहीं है? वह 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस में पहले क्यों प्रवेश नहीं करेगा? वह वसंत प्रवेश परीक्षा के दौरान क्यों नहीं आया? मुझे लगता है कि उसका लक्ष्य स्वर्गीय निवास है। जैसे ही वह 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस में प्रवेश करता है, वह स्वर्गीय निवास में प्रवेश करना चाहता है। वह कितना आक्रामक है। स्वर्गीय निवास बिल्कुल असंभव है। इन पिछले वर्षों में स्वर्गीय निवास में प्रवेश करने वाला एकमात्र व्यक्ति किन जिंगसुआन था। स्वर्गीय निवास के लिए सबसे कम साधना शारीरिक परिवर्तन के तीसरे चरण का शिखर है, और आमतौर पर अंदर वे शारीरिक परिवर्तन के चौथे चरण में होते हैं। यहां तक कि वांग यानफेंग के पास भी प्रवेश की योग्यता नहीं है। मुझे लगता है कि उसने इतने लंबे समय तक इंतजार करने का कारण प्रथम स्थान के लिए प्रवेश परीक्षा का इनाम लेना है। स्वर्गीय निवास। लिन मिंग ने मन ही मन बुदबुदाया।
आधे साल पहले झू यान ने स्वर्गीय निवास में प्रवेश करने के लिए शारीरिक परिवर्तन के तीसरे चरण के अपने चरम पर भरोसा किया था। बिना किसी संदेह के समान खेती वाले लोगों के बीच भी झू यान की ताकत वास्तव में उत्कृष्ट थी। उसकी तुलना वांग येगाओ जैसे आलू की बोरी से बिल्कुल नहीं की जा सकती। जैसे ही लिन मिंग सोच में खोया हुआ था, उसे अचानक महसूस हुआ कि किसी की नजर उसके शरीर पर पड़ी है। क्या कोई उसे देख रहा था? बड़ी भीड़ में कई लोग थे जो उसे देख रहे थे, लेकिन औसत व्यक्ति इन लोगों और उनके इरादों को आसानी से नहीं जान सका। लेकिन लिन मिंग ने ट्रू प्राइमल कैओस फॉर्मूला का अभ्यास किया था, इसलिए उनकी धारणा बहुत गहरी थी, और इतने सारे लोगों के साथ भी वह अपनी ओर घूरती हुई एक ठंडी नजर को महसूस कर सकते थे। उसने अपना सिर घुमाते हुए बेफिक्र होने का नाटक किया। उस दृश्य के आरंभ में एक नीली गाड़ी थी, लेकिन जब लिन मिंग देखने के लिए मुड़े तो गाड़ी का पर्दा नीचे गिर गया। लिन मिंग ने अपने दिल में आह भरी। उसने अभी प्रवेश परीक्षा भी शुरू नहीं की थी और शायद कुछ लोग उसके खिलाफ साजिश रच रहे थे। इस समय नीली गाड़ी में रेशमी कपड़े पहने एक युवक और दूसरा उदास दिखने वाला युवक बैठा था। यह वांग येगाओ और झू यान थे। वह हमें नहीं खोजेगा। पिछली बार वांग येगाओ को लिन मिंग ने डरा दिया था। भले ही उसने सार्वजनिक रूप से दावा किया कि वह बदला लेना चाहता था, वह लिन मिंग से डरता था। वे 3 चालें जिनके कारण उसे हार का सामना करना पड़ा, उसने उसके दिल पर एक गहरा निशान छोड़ दिया और उसके आत्मविश्वास को कमजोर कर दिया। झू यान ने उदास होकर कहा, इतना डरना और संदेह करना बंद करो। यहाँ बहुत सारे लोग हैं। ऐसा नहीं है कि उसकी आंखें उसके सिर के पीछे हैं। ये लड़का शारीरिक परिवर्तन के दूसरे चरण को पार करने में भी कामयाब रहा। शारीरिक परिवर्तन के पहले चरण और दूसरे चरण के बीच का अंतर छोटा नहीं था। एक 15 साल का बच्चा ये हासिल कर सकता है। यह आसान नहीं था, खासकर जब लिन मिंग और उसकी गरीब पारिवारिक पृष्ठभूमि और महज तीसरी कक्षा की प्रतिभा को देखते हुए। मुझे लगता है कि उस आदमी ने शायद एक सनकी की तरह अभ्यास किया, अन्यथा कोई रास्ता नहीं है। यहां तक कि जब मैं 16 साल का था तभी मैं दूसरे चरण में पहुंच गया। संभवतः उसके शरीर पर अत्यधिक दबाव पड़ा और उसे कुछ स्थायी आंतरिक चोटें आईं। इस तरह का बेवकूफ, कुछ सालों में वह किसी सब्जी से अलग नहीं रहेगा। वांग येगाओ ने दुष्टतापूर्वक शाप दिया। झू यान ने अपने दिल में इस चापलूस का तिरस्कार किया। इतनी सारी दुर्लभ औषधियों का सहारा लेने के बावजूद भी वह केवल 16 वर्ष की उम्र में ही दूसरे चरण में पहुंच गया। इतना ही नहीं, बल्कि उसका युद्ध स्तर पूरी तरह से कमजोर है। यदि उसके पिता स्काई फॉर्चून सिटी के सेना प्रमुख नहीं होते, तो झू यान उन पर ध्यान देने की जहमत उठाने के लिए भी अनिच्छुक होता। झू यान ने कहा, सामान्य ज्ञान के अनुसार उसके लिए इस स्तर को हासिल करना असंभव होगा। शरीर पर अत्यधिक भार डालने और अंदरूनी चोटें लगने से देर सबेर वह विकलांग हो जाएगा, लेकिन अगर उसे 1000 सोने के टनों का समर्थन मिले तो यह कम निश्चित होगा। झू यान को ये कहते हुए सुनकर वांग येगाओ का चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसने सोचा कि झू यान को जुए के मामले के बारे में पता नहीं था, लेकिन ऐसा लगता था कि उसे पहले से ही पता था। क्या कोई ऐसा था जिसने ऐसा नहीं किया? लानत है ये सब। उसने सचमुच अपनी दादी को अपमानित किया। झू यान ने वांग येगाओ पर कोई ध्यान नहीं दिया। उनकी अभिव्यक्ति उदास थी। आमतौर पर कहें तो एक 16 वर्षीय लड़का, यदि उसकी साधना शारीरिक परिवर्तन के तीसरे चरण को पार कर गई है तो वह 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस में प्रवेश करेगा। प्रतिष्ठित परिवारों में अनेक शिष्यों ने इसी प्रकार प्रवेश किया। उनके लिए दुर्लभ और बहुमूल्य औषधीय जड़ी बूटियों की भारी मात्रा ने उनका समर्थन किया, इसलिए यह बहुत मुश्किल नहीं था। इन मामलों को लेकर 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस को परिवार की मदद करने में कोई आपत्ति नहीं थी। आखिरकार यह भी एक मार्शल आर्टिस्ट की ताकत का हिस्सा था। पारिवारिक पृष्ठभूमि प्रतिभा के बराबर थी। चाहे अपनी प्रतिभा के आधार पर या दवाओं की मदद से,
वे एक मास्टर मार्शल आर्टिस्ट थे और 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस की ताकत और प्रभाव का विस्तार कर सकते थे। जो लोग दवाओं पर निर्भर थे, उन्हें 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस में प्रवेश करने की उम्मीद थी, लिन मिंग की तुलना में बहुत कम, जिनकी युद्ध क्षमता उसी रैंक के किसी व्यक्ति से आगे थी, इसलिए उनके प्रवेश की संभावना अधिक थी। झू यान नहीं चाहता था कि लिन मिंग 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस में प्रवेश करे। उसे डर नहीं था कि लिन मिंग उससे आगे निकल जाएगा। आखिरकार वह केवल तीसरी श्रेणी की प्रतिभा थी। झू यान को खुद पर पूरा भरोसा था। भले ही झू यान ने एक स्तर की छलांग लगाई या वांग यीगाओ को हरा दिया, यह कोई बड़ी बात नहीं थी। आखिरकार वांग यीगाओ केवल शारीरिक परिवर्तन के दूसरे चरण में था और उसका युद्ध स्तर बहुत खराब था। उसे विश्वास था कि वह लिन मिंग को हमेशा अपने जूते के नीचे रखेगा। लेकिन अगर लिन मिंग प्रवेश करती तो निश्चित रूप से लैन यून्यू के दिल में कुछ शक्तिशाली लहरें पैदा हो जाती। लैन यून्यू लिन मिंग के साथ अपनी पूर्व मित्रता को नहीं भूली थी। यदि वह 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस में प्रवेश करता तो क्या यह वैसा ही होता? झू यान को लैन यून्यू पसंद आया। इसका आधा हिस्सा उसके स्वभाव और सुंदर रूप रंग के कारण था, और दूसरा आधा उसकी सभी अच्छी चीजों के प्रति स्वामित्व के कारण था। वह लैन यून्यू के दिल में किसी अन्य व्यक्ति को बर्दाश्त करने में बिल्कुल असमर्थ था। अपने परिवार के कारण झू यान का शाही परिवार से एक छोटा सा संबंध था, इसलिए उसके 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस से कुछ संबंध थे। हालांकि मार्शल हाउस का निरीक्षण एक बहुत ही सार्वजनिक मामला था, इसलिए लिन मिंग को प्रवेश से रोकना असंभव था। तो उसके पास जो एकमात्र योजना बची थी वह थी उसे प्रवेश परीक्षा में भाग न लेने देना।